नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 जनवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भ्रष्टाचार के घेरे में हरियाणा के 370 पटवारी, सरकार ने जारी की सूची, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। हरियाणा में ड्रोन पायलट बनने के लिए किसानों और युवाओं को फ्री मिलेगी ट्रेनिंग, इस तारीख तक करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में महंगी हुई बिजली, 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर देने होंगे एक्स्ट्रा 94 रुपए। हरियाणा के कर्मचारी होंगे मालामाल, 5 लाख कर्मियों और पेंशनर्स को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा। स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, इस प्रकार होगा सिलेक्शन, बताएंगे पूरी अपडेट। अब नहीं होगी परिवार पहचान पत्र से कोई परेशानी, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए ये सख्त निर्देश। बिना किसी परेशानी के झट से बनेगा आयुष्मान कार्ड, यहाँ बताएंगे आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक शर्तें। अब 1 साल में कर पाएंगे बीएड कोर्स, जानिए कौन से छात्र ले पाएंगे इसका लाभ। और हरियाणा में डीसी और एसपी मिलकर करेंगे ज्वाइंट ऑपरेशन, नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन में हरियाणा सरकार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी हुआ है। हरियाणा के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिसार, सोनीपत, रेवाड़ी, नारनौल, सिरसा, झज्जर और चरखी दादरी घने कोहरे की चपेट में है, जहां विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। वहीं हिसार में हालात और भी ज्यादा गंभीर है, जहाँ विजिबिलिटी पूरी तरह से शून्य दर्ज की गई है। वहीं पानीपत, पलवल, पंचकुला और कैथल में हल्की धुंध देखी गई है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में नारनौल में सबसे कम यानी 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। हरियाणा में 18 और 21 जनवरी को 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे कि 21 और 22 जनवरी को कई इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश के बावजूद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हरियाणा में 19 जनवरी तक मौसम अस्थिर रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और सुबह घना कोहरा देखने को भी मिलेगा। साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। हरियाणा पुलिस विभाग फरीदाबाद की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ के पदों पर भर्ती होने जा रही है। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी दस्तावेजों सहित पुलिस लाइन सेक्टर 30 फरीदाबाद पहुंचना होगा। आवेदकों को 24 जनवरी 2025 तक पुलिस लाइन सेक्टर 30 फरीदाबाद में संबंधित आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क करना होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास व एक्स सर्विसमैन होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को स्वयं उपस्थित होना होगा। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए 370 भ्रष्ट पटवारियों की एक सूची जारी कर दी है। सरकार ने इन पटवारियों पर जमीन की पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड अपडेट और नक्शा पास कराने के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। इस विषय में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को 15 दिनों के अंदर अंदर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि इनमें से 170 पटवारी ऐसे भी हैं जो निजी असिस्टेंट रखकर लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। कुछ पटवारियों ने तो अपने लिए प्राइवेट ऑफिस तक खोल रखे हैं। यहाँ उनके असिस्टेंट लोगों से रिश्वत लेकर काम करवाते थे। इस लिस्ट में भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए असिस्टेंट्स के नाम भी दर्ज किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार लोग इन पटवारियों के पास जमीन से जुड़े हुए काम करवाने जाते थे, तो यह लोग उनके कामों को करने के बजाय हर बार टाल देते थे। इस कारण आम नागरिकों को जबरन रिश्वत देनी पड़ती थी, जिससे कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी एसीएस ने सभी जिलों के डीसी को यह सूची भेज दी है और इन सभी पटवारियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सूची में जिला वाइज पटवारियों का नाम और उनकी जाति का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि हर थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी उपलब्ध होना चाहिए और उसे किशोरों व बच्चों के प्रति लैंगिक अपराधों से संरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि इस तरह के जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही बाल विवाह को रोकने के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि बाल श्रम के रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पहले से ही गठित टास्क फोर्स को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। श्री नायब सिंह सैनी ने चिटफंड व अन्य तरीकों से लोगों का पैसा कई गुना करने का झांसा देने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई अनियमित तरीके से पैसे जमा कराने की योजना संचालित करता है, तो उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति की रजिस्ट्री पर बैन लगाने का फैसला लिया जा सकता है। साथ ही डंकी रूट के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने वालों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को गाँव में रात्रि ठहराव के निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा के हर व्यक्ति को न्याय दिलवाना और उनके कष्ट दूर करना हम सभी का कर्तव्य है। इसके लिए सभी अधिकारी गाँव में रात्रि ठहराव करना सुनिश्चित करें और लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान भी करें। साधनहीन और कम साधन वाले परिवारों के हितों की रक्षा करने में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हरियाणा में फसल उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए खेती में आधुनिक तकनीक के प्रचलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नए नए कृषि यंत्रों का आविष्कार किया जा रहा है, जिससे कि खेती करना बेहद आसान होता जा रहा है। घंटों की मेहनत का काम अब कुछ ही मिनटों में पूरा होने लगा है। इसी कड़ी में कृषि विभाग ड्रोन से खेती करने पर काम कर रहा है। हरियाणा सरकार भी स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। मौजूदा समय में नैनो यूरिया और डीएपी खाद सहित अन्य तरल दवाइयों के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे जहाँ समय की बचत तो होती ही है, साथ ही पैसे की बचत भी होती है। ड्रोन पायलट बनने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। जिला कृषि उप निदेशक कर्नल डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया कि ड्रोन पायलट बनने के लिए 20 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा 500 ड्रोन पायलट तैयार किए जाएंगे। इसके लिए बिल्कुल मुफ्त में यानी फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण हासिल करने के बाद युवा खुद का काम शुरू कर सकते हैं, साथ ही अपने लिए रोजगार स्थापित कर सकते हैं। भविष्य में कृषि के क्षेत्र में काफी स्कोप होने वाले हैं। इससे खेती में समय के साथ साथ पैसे की बचत भी होगी। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल पी से अब किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होगी। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि ट्रिपल पी की वजह से किसी भी व्यक्ति को आवश्यक सुविधाओं से वंचित न किया जाए। कोर्ट ने सरकार से तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा है, ताकि नागरिकों को बिना किसी परेशानी के बुनियादी सुविधाएं मिलती रहें। सरकार के विस्तृत जवाब पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि परिवार पहचान पत्र अनिवार्य नहीं बल्कि एक वैकल्पिक व्यवस्था है। अदालत ने कहा है कि यह देखा गया है कि पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, स्वच्छता, पुलिस और अग्निशमन जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य मान लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंधु ने कहा कि ट्रिपल पी की वजह से कोई भी नागरिक बुनियादी सेवाओं से वंचित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को 29 जनवरी तक इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है और साथ ही कहा है कि ट्रिपल पी से जुड़ी किसी भी बाधा को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। हरियाणा सरकार ने बिजली महंगी कर 84 लाख उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है। प्रदेश सरकार ने बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट यानी FSA को साल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल प्रति यूनिट 47 पैसे FSA का भुगतान करना होगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद बिजली उपभोक्ताओं को अब 200 से ज्यादा यूनिट बिजली खर्च होने पर 94 रुपए 47 पैसे ज्यादा देने होंगे। सरकार ने बिजली निगम पर बढ़ रही डिफॉल्टिंग अमाउंट की वजह से वसूली का यह फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने बिजली निगम के मुनाफे में आने के बाद FSA को खत्म कर दिया था, लेकिन बिजली निगम के घाटे में जाने पर दोबारा से अप्रैल 2023 में इसे फिर से लागू कर दिया गया था। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बावजूद भी कुछ लोगों को इससे राहत मिलती रहेगी। बिजली निगम के एक अधिकारी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 200 यूनिट या फिर उससे कम आता है उसे FSA नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जिस किसी भी उपभोक्ता का बिजली बिल 200 से 1 यूनिट भी अधिक आएगा तो उससे FSA वसूला जाएगा। सरकार द्वारा बीएड को लेकर एक अहम और महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया गया है। अब स्टूडेंट्स 1 साल में बीएड का कोर्स कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए सरकार ने 1 साल का बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स दोबारा से शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो 4 साल का ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं। शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े हुए कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। NCTE के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने कहा कि गवर्निंग बॉडी ने नए रेगुलेशंस 2025 को स्वीकृति दे दी है, जो 2014 के पुराने नियमों के स्थान पर लागू होंगे। नए नियमों का उद्देश्य शिक्षक और शिक्षा को बेहतरीन और एडवांस बनाना है। हरियाणा के करीब 5 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। इनमें करीब 2,75,000 नियमित कर्मचारी हैं और 2,35,000 पेंशनर्स शामिल हैं। 1 जनवरी 2026 से इस वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने की पूरी संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों पर यह सिफारिश लागू होने के बाद राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इस वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को वेतनमान और पेंशन सुविधाएं देने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। हरियाणा में इस समय प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतनमान और पेंशन मिल रहे हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के बाद प्रदेश के सरकारी खजाने पर करीब 6,500 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ा था। अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद राज्य के सरकारी खजाने पर तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि हरियाणा पहले से ही 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्जदार है। खासतौर पर विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेरते आ रहे हैं।
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब नया राशन कार्ड बनने और पहली बार राशन लेने के साथ ही आयुष्मान भारत योजना के पोर्टल पर पात्र परिवार का नाम अपने आप अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आयुष्मान कार्ड भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, जिससे लोगों को अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पात्र परिवारों को अब गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए अलग से आवेदन करने या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कार्ड बनने के बाद कोई भी व्यक्ति सरकारी या फिर निजी यानी प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त यानी फ्री इलाज करवा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि जैसे ही कोई व्यक्ति नया राशन कार्ड बनवाएगा और पहली बार राशन प्राप्त करेगा तो सॉफ्टवेयर इस डेटा को कंज्यूम कर लेगा और आयुष्मान पोर्टल पर अपडेट कर देगा। एक बार नाम अपडेट होने के बाद लोग अपना आयुष्मान कार्ड आसानी से किसी भी सरकारी या फिर निजी यानी प्राइवेट अस्पतालों के आयुष्मान भारत काउंटर या फिर कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC से प्रिंट करवा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की आयोजित संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर उन्हें कानून व्यवस्था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, नशे पर प्रहार, बाल श्रम और अवैध खनन सहित अन्य अहम मुद्दों पर आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। करनाल के मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस बैठक में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सरकार का चेहरा है और प्रदेश की जनता को उनसे आशाएं और आकांक्षाएं हैं। सभी अधिकारी और आपसी सामंजस्य से कार्य करते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन 3 नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से 31 मार्च तक लागू करना सुनिश्चित करें। इसमें मुख्यतः बात करें तो प्रदेश के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी प्रकार ई समन, ई चालान को भी लागू किया जाए। इससे गवाहों को अपने बयान दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। 3 नए कानूनों का उद्देश्य लोगों को पारदर्शी और त्वरित यानी जल्दी से जल्दी न्याय उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का ध्येय है कि किसी निर्दोष को सजा न हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के झज्जर के शूटर मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह अवार्ड दिया। मनु भाकर ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। इसके साथ नीतू घनघास, स्वीटी बुरा, संजय कालीरामन, अभिषेक नैन, सरबजोत सिंह, धर्मवीर नैन, अमन शेरावत और नवदीप सिंह को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं हॉकी कोच संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की खेल की शुरुआत बहुत रोचक रही। जैसे कि मनु भाकर बॉक्सर थी लेकिन शूटर बन गई। वहीं स्वीटी बुरा कबड्डी ट्रायल देने गई और बॉक्सर बनकर लौटी। अमन शेरावत जैसे खिलाड़ियों ने तंगी के बावजूद ओलंपिक में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। तो वहीं मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के डबल मेडलिस्ट है। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला शूटर भी है। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 54 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ के मुताबिक डल्लेवाल का वजन 20 किलो कम हो गया है। जब वे आमरण अनशन पर बैठे थे तब उनका वजन 86 किलोग्राम 950 ग्राम था, जबकि अब यह घटकर 66 किलो 400 ग्राम रह गया है। वहीं डल्लेवाल के समर्थन में खनौरी बॉर्डर पर 101 लोगों के आमरण अनशन का आज चौथा दिन हो गया है। एक दिन पहले प्रशासन व पुलिस के अधिकारी डल्लेवाल से मिलने पहुंचे थे। डल्लेवाल की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक किडनी और लिवर से संबंधित टेस्ट का रिजल्ट 1.75 है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में 1 से भी कम होना चाहिए। किसान नेताओं ने कहा कि हमें यह देखकर हैरानी हुई कि पंजाब सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत में सुधार हो रहा है। किसान नेताओं ने पूछा कि आमरण अनशन पर बैठने से सेहत सुधरती है या फिर बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर अनशन पर बैठने से सेहत सुधरती है तो देश भर के अस्पताल बंद करके बीमार लोगों को अनशन पर बैठा देना चाहिए ताकि उनकी सेहत भी सुधर सके। गुरुवार को किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 21 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वहीं पंधेर ने कहा कि जत्थे में 101 किसान शामिल होंगे। केंद्र सरकार अभी तक वार्ता का मन नहीं बना रही है, इसलिए आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी भी दी कि उनके प्रधानमंत्री रहते ही देश में एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी का कानून आएगा। किसानों की सभी मांगे देश हित में हैं और उन्हें लागू कराया जाएगा। हरियाणा में नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट की मांग को लेकर स्वाभिमान आंदोलन तेज हो गया है। जुलाना में आंदोलन के संयोजक रणदीप लोचब ने कहा कि राज्य को अपनी नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट प्रदेश के बीच में ही स्थित हो। इस मांग को लेकर महम में 23 फरवरी को रैली करेंगे। लोचब ने बताया कि वर्तमान में सरकार की योजना चंडीगढ़ में पंचकुला सीमा के पास नया विधानसभा भवन बनाने की है। उन्होंने चिंता जताई कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में राजधानी कभी भी हरियाणा के मध्य में नहीं बन पाएगी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा के दूरदराज कोने में स्थित है, जहाँ दक्षिण पश्चिम हरियाणा से पहुंचने में 800 किलोमीटर तक
का सफर तय करना पड़ता है। स्वाभिमान आंदोलन की मांग है कि नई राजधानी दिल्ली से दूर लेकिन प्रदेश के उत्तर और दक्षिण से समान दूरी पर होनी चाहिए। इसके लिए हिसार, महम, जींद, भिवानी के बीच सर्वे करवाकर उपयुक्त स्थान चुना जाए। यहीं पर हरियाणा हाईकोर्ट का निर्माण भी किया जाए और एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय शहर बसाया जाए। इस मुद्दे को लेकर 23 फरवरी को महम में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। लोचब का कहना है कि 58 वर्षों के बाद भी हरियाणा को अपनी राजधानी और अलग हाईकोर्ट नहीं मिल पाया है। वर्तमान सरकार और विपक्ष दोनों की प्रदेश के मध्य में नई राजधानी बनाने में कोई रुचि नहीं दिख रही है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 423 अंक की गिरावट के साथ 76,619 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 109 अंक की गिरावट रही और ये 23,201 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 29 में तेजी और 21 में गिरावट रही। एनएससी सेक्टोरल इंडेक्स में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा यानी 2.17% की गिरावट देखने को मिली। एशियाई बाजार में जापान की निक्केई में 0.31% और कोरिया की कोस्पी में 0.16% की गिरावट रही। वहीं चीन के संघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.18% की तेजी दिखाई दी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 55 रुपए बढ़कर 79,239 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 964 रुपए कम होकर 90,820 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 74,650 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 81,420 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।